हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दोस्तों किसका जिक्र किया, मतलब कि अ, महाजनपद के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, महाजनपद में पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोगों ने ये भी बताया और समझाया था आपको। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ऑडियो वीडियो विजुअल होगी, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, तो हम लोगों ने थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग ये बताते हैं कि कल क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद हम लोग आगे की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद दिलाता हूँ कि कल हम लोगों ने महाजनपद के बारे में पढ़ा था। महाजनपद जो है कि आज से 2500 साल पहले जो है कि महाजनपद की शुरुआत हुआ। महाजनपद कैसे बना, जनपदों के मिल करके जब अच्छा महाजनपद ही वो समय है जब, यानी आज से 2500 साल पहले जो कि सिटी का, मतलब कि कॉन्स्टेंट्री सिटी का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। यानी पहले तो हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के समय में देखा था सबसे पहले भारत में जो कि सिटी का विकास यानी शहर का विकास होता है। अब उसके बाद दोस्तों फिर दूसरी बार अर्बन सिविलाइजेशन, यानी अगर शहरीकरण देखा जाए, शहरीकरण सभ्यता देखा जाए दोस्तों, वो आपको अब यहाँ से महाजनपद पीरियड से दोस्तों कॉन्स्टेंटली आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने महाजनपद में देखा था दोस्तों कि महाजनपद जो आज से लगभग 25 यानी 2500 साल पहले, आज से लगभग महाजनपद जो है दोस्तों आज से लगभग 2500 साल पहले का 2500 साल पहले जो है कि आपको महाजनपद जो है कि एक, ये आपको कह सकते हैं सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन इंडिया है। क्या है? सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया, सिविलाइजेशन इन इंडिया। अच्छा, फर्स्ट कब था दोस्तों? फर्स्ट आपको देखने को कौन सा मिल जाएगा? आईवीसी मिल जाएगा, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसको? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये आपका फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, ये आपका फर्स्ट है। और फर्स्ट के बाद आपका क्या जाता है? ये आपका सेकंड है। ये आपका क्या है दोस्तों? ये सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है। ठीक, तो दोस्तों ये से 2500 साल पहले दोस्तों हम लोगों ने कल एक बार बताया था कि अब यहाँ पे चेंज इन एग्रीकल्चर हो गया था। एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर यानी खेती करने का, जो कृषि करने का पैटर्न था, वो भी अब यहाँ पे बदल गया। क्योंकि यहाँ पे जो है कि हल में लोहे का यूज करने लगे। किसका दोस्तों? लोहे का जो हल होता है, ऐसे बना नहीं होता, ऐसे होता हल में। इसको जो है कि आपने देखा होगा, या फिर जो गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों, हल में ऐसे बना होता है। तो ये वाला जो पोर्टल, मतलब कि जिससे जो है कि जो ये वाला जो ऐसे एरो का मॉडल, एरो जैसा होता है, वो मिट्टी में घुसता अंदर जाता है और ये मिट्टी को पलटने का काम करता है। क्या करता है? मिट्टी को पलटता है, मिट्टी को ऐसे पलटता है। तो ये दोस्तों जो है कि अब लोहे का बनने लगा। अच्छा, लोहे से बनने से ये हुआ कि जो मतलब कि कोई बड़ी बड़ी मिट्टियां हैं तो उसको आसानी से पलट सकता है। अगर लकड़ियों का था दोस्तों, उतना वो अंदर से जुताई भी नहीं करता था, और अंदर के जो कि अंदर जब मिट्टी को पलट नहीं पाता था तो उसमें मॉइस्चर एंटर नहीं करता, यानी आर्द्रता उसमें जाती नहीं थी, जिससे जो कि सॉइल की फर्टिलिटी उतना बढ़ नहीं रही थी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ नहीं रही थी। लेकिन जैसे लोहे का हल का यूज करने लगे दोस्तों, तो बड़ी बड़ी मिट्टियों को पलटने लगा और जो है कि अच्छे से जुताई होने लगी, जिससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, फर्टिलिटी बढ़ती जाती है और एग्रीकल्चर जो है कि सूट हो जाता है। यानी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, यानी कृषि, यानी जो कृषि उत्पाद है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, बहुत अच्छे से उत्पादन होने लगता है। दूसरी बात दोस्तों, हम लोगों ने ये कल बताना भूल गया था, हमने टैक्स के बारे में बताया था। टैक्स किस पे लगता था दोस्तों? और महाजनपद पीरियड में दोस्तों यहाँ पे ह्यूज बिल्डिंग बनने लगे। मैंने अब देखो, जब शहर होगा तो वहाँ पे शहर में देखो आप लोग हाई बिल्डिंग देखने को मिलता है, यानी बड़ी बड़ी, आज मतलब 10-15 मंजिल, 20-25 मंजिल का इतने आपको घर देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से जो है कि ह्यूज बिल्डिंग देखने को मिलने लगा, बड़ी बड़ी इमारतें देखने को लगी महाजनपद में। दूसरी बात दोस्तों, और यहाँ पे बिग आर्मी। अब दोस्तों जैसे आर्मी, आप शहर में जाएंगे, भीड़ को मैनेज करने के लिए जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस होती है, उसी प्रकार से उस महाजनपद पीरियड में दोस्तों उस पूरे किंगडम यानी राज्य को दोस्तों मैनेज करने के लिए, या
किसी आक्रमणकारी से बचाने के लिए बड़ी-बड़ी आर्मियों को जरूरत पड़ी। इन आर्मियों को मतलब कि पैसा देने के लिए मतलब कि ये अब यहाँ पे जो है कि पेमेंट होने लगे। यानी पहले ये होता था बार्टर सिस्टम था, यानी आप हमारे यहाँ खूब ज्यादा गेहूं है, अब इनके यहाँ खूब ज्यादा चावल है, तो इनको गेहूं चावल देते थे, इनको गेहूं दे देते थे। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसको क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम बोलते थे। ये आपका ये किस समय था? लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन अब यहाँ पे जो है कि प्रॉपर जो है कि पेमेंट यानी पेमेंट देने लगे। तो दोस्तों जो पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट था दोस्तों, वो आपका पेमेंट था पंच मार्क्ड कॉइन था। क्या था दोस्तों? पंच मार्क्ड कॉइन था। पंच मार्क्ड कॉइन था दोस्तों। ये जो है कि इसका शुरुआत जो है कि महाजनपद पीरियड से ही देखने को मिलती है दोस्तों। याद रखना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जिंदगी भर याद रखना कि पंच मार्क्ड कॉइन के दोस्तों, यानी इसको हिंदी में बोलते आहत घात सिक्का जो कि कब स्टार्ट हुआ? महाजनपद पीरियड से ही दोस्तों स्टार्ट होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पंचमार्ग कॉइन के बारे में हम लोग को नहीं बताया था, लेकिन और सारी चीजों के बारे में दोस्तों डिस्कस किया था। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई, इसमें तनिक भी समस्या नहीं होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जो बताने चल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा सोचिएगा, विचार करिए। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे जो है कि अवधारणा से आपको जोड़ने का मौका मिलेगा। आप उसको जोड़िएगा अपने से, इसको थोड़ा सोचिए, जिससे क्या होता है कि जब आप सोचेंगे तो आपका माइंड भी इस तरीके से चीजों को लिंक करेगा, तो आप खुद बेहतर तरीके से और सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाएंगे दोस्तों। ज्यादा कुछ तो फिर आपको लर्न और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको विजुअल होगा, इसमें आपको तनिक भी कोई समस्या नहीं होगी। और आपको आवाज भी, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ ठीक ही सुनाई दे रही है। ये कैसा हो गया भाई? अब आपको विजुअल होगा। अब ठीक है, अब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ठीक है, अब आपको दिख रहा है, आवाज भी आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, तो थोड़ा सा ब्लर हो गया था, हमको लग रहा था, तो मैंने अब थोड़ा सा सही किया। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अभी तक मैं उन सभी साथियों से भी आग्रह करता हूँ जो तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमारी प्लेन जो है कि एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ उड़ने जा रही है। अपना सीट बेल्ट बांध लेंगे। सीट बेल्ट बांधने का तरीका ये है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अपने शेयर कर लें। अभी तक लाइक नहीं किए हैं, थोड़ी सी हिम्मत जुटा के लाइक वाला बटन भी दाब दे। ठीक, उसके बाद लाइक का जो सिंबल है, बटन है या सिंबल ही कह लीजिए, तो उसको भी प्रेस कर दे। तो हम लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। हम लोग चलते हैं मगध को देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आपको मगध के बारे में एक नई झलक देते हैं, एक नई झलक देखते हैं। उसके बाद देखिएगा, बताइएगा आपको मगध के बारे में पढ़ के कैसे लगा, मगध और वज्जी के बारे में। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे दोस्तों, समाप्त करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग लिखते हैं मगध। क्या लिखेंगे? अच्छा, हम लोगों ने कल ऐसे बनाया था। उसके बाद ये आपकी गंगा रिवर बना दिया था। ठीक है, ये आपकी गंगा रिवर थी। ठीक, जिसको इसकी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है दोस्तों? 25 ऐसे याद रखेंगे। 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर दोस्तों। इसमें आपकी एक ट्रिब्यूटरी आके मिल जाती है, और आके कहाँ मिलती है दोस्तों? ये आपकी यमुना है। क्या है? यमुना रिवर है। ठीक, और ये आके जहाँ मिलती है दोस्तों, इसका नाम है प्रयाग। क्या नाम है? प्रयागराज, जिससे प्रयाग, अच्छा प्रयाग क्या है लिख दिया था यार, प्रयागराज। ठीक, जिसको पहले जो है कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? इलाहाबाद के नाम से जानते थे। इसके पीछे कहानी है। पहले मतलब कि जब सृष्टि की रचना है, पहले ये प्रयाग कहा जाता था। प्रा का मतलब होता है दोस्तों, प्रा का मतलब होता है पहला, याग का मतलब होता है यज्ञ। यानी जब ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, तो पहले यहीं पे आपका त्रिवेणी संगम के
पास ही उन्होंने यज्ञ किया था, इसलिए उसको प्रयाग कहा। तो जब अकबर का रेन आता तो इसको इलाहाबाद कहा। इसके बाद फिर जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट का समय आता है तो उसको प्रयागराज पुनः अपने मूलभूत स्थिति में ला देते हैं। तो चलो ये इसकी कहानी है, हम लोगों ने समझा। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अब ये बता देते, जो बताने का प्रयास कर रहे थे उसको हम लोग देख लेते हैं, हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। हम लोगों ने कहा था जो गंगा के नॉर्थ साइड में है उसको बोलते हैं दोस्तों, उसको मिथिला। मिथिला जहाँ से इसको दोस्तों जनकपुर यानी सीता माता, जहाँ पे सीता माता का जो है कि जन्म हुआ था उसको मिथिला नरेश यानी जनकपुर के नाम से भी जानते हैं, जनकपुर। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से आपकी हमारी सीता माता बिलोंग करती थी। ठीक है, ये आज आपके सीतामढ़ी यानी बिहार राज्य में पड़ता है दोस्तों। इसी के आसपास, इसी के जो ये नॉर्दर्न और इसके गंगा के साउथ में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों मगध। क्या मिल जाएगा? मगध। इस मगध में नॉर्थ में दोस्तों आपको गंगा रिवर मिलती है। साउथ में दोस्तों एक रिवर बहती है, उस रिवर का नाम है दोस्तों सोन रिवर। कौन सा दोस्तों? सोन रिवर है दोस्तों। कैसा? सोन रिवर। मैं आपको एक रफ डायग्राम इंडिया का बनाता हूँ, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझेंगे दोस्तों। भी जो बताने चल रहा हूँ उसको आप समझ जाएंगे। तो समझ लीजिए आपका ये मगध कुछ यही है आसपास। थोड़ा सा इसको ऐसे समझना ठीक ही तो हमको लगता है। यहाँ आसपास समझिए, यहाँ मगध, और ये आपका गंगा रिवर यहाँ से ये आपका बंगाल खाड़ी में चली जाती है। तो यहीं आसपास इससे मिथिला बोलते हैं। यहाँ पे साउथ में आपको क्या दिखेगा? मगध दिखता। आई होप इतना विजुअल होगा, इसमें कोई प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आपको ठीक है, आपको लाइट वगैरह में कोई इशू नहीं है? अब भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों तो हम लोग क्या बता रहे थे? अच्छा, मगध के बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में? मगध के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं उसके फीचर। तो दोस्तों हम लोग अब देखते हैं कि वाई मगध वाज द सो पावरफुल इन ऑल महाजनपद, यानी मगध ही 16 महाजनपदों में इतना पावरफुल क्यों बना दोस्तों, उसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमने कहा फर्स्ट जो इसका कारण है दोस्तों, मतलब कि किसी भी मतलब कि कोई भी अगर चीज पावरफुल है, कोई कैसा आज दिख रहा है, तो दोस्तों उसका ज्योग्राफी प्लेज इंपॉर्टेंट, यानी भौगोलिक स्थिति दोस्तों वो बहुत बड़ा भूमिका निभाता है कि आप कैसे दिखेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ये सारी इन सारी चीजों में दोस्तों भौगोलिक स्थिति का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर यूके यानी आज जो हम लोगों पे लगभग 200 सालों तक हम पे राज किया, हमको कॉलोनी बना के रखा दोस्तों, अगर वो उसकी लोकेशन उस जगह नहीं होती, आसपास में मतलब चारों तरफ से पानी आइलैंड जैसे दोस्तों द्वीप जैसे उसकी लोकेशन नहीं होती, तो शायद दोस्तों वो हमको 200 सालों तक गुलाम नहीं बना सकता था। क्योंकि दोस्तों वहां पे उसको मतलब कि जैसे कोई पानी होता है, अच्छा उसको नेचुरल फ्रंटियर का मतलब ये होता है दोस्तों को उस एक प्रकार से नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से उसको रक्षक मिल गया है। यानी अब पानी में से कोई अटैक करना उस समय जो कि दोस्तों मुश्किल था। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट हुआ है। आज आपके हवाई जहाज बैठे बैठे एक जगह से बम गिरा सकते हैं हवाई जहाज से, लेकिन उस समय यह चीज संभव नहीं था, फिजिबल नहीं था। इसी कारण दोस्तों जब आपका कोई आपका लोकेशन अगर आप रिवर के आसपास है तो दोस्तों उस पर आक्रमण करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पानी जो कि एक प्रकार से नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से बाउंड्री क्रिएट करे, यानी कोई आक्रमण करने आएगा, बहुत सारे सैनिक हैं और ताव देके पानी में गिरेंगे, बह के मर जाएंगे, बहुत सारे उनकी शिप बह जाएगी, यानी उस पर आक्रमण करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरी बात दोस्तों, जब रिवर होता है तो रिवर जो को किस किस काम में पर्पज में यूज होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका पहले रिवर आपको ट्रांसपोर्ट में, हम जानते हैं कि
कि वाटरवेज दोस्तों आज भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो कि ट्रांसपोर्ट जो कि वाटर के माध्यम या पानी के माध्यम से होता है, पानी के जहाज से होता है, ये इजीली ट्रांसपोर्ट करता है और कम पैसे भी लगते हैं, इसमें खर्च भी आते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये वाटर जो है कि आपको वाटर रिसोर्स यानी ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करता है, आपको किले में पानी भी प्रोवाइड कर देगा आपकी साफ सफाई के लिए, और ये फिर ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करता है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो है कि वाटर जैसे देखो हर साल नदियों में बाढ़ आता है, तो ये जो है कि सॉइल को रिप्लेनिश करता है, यानी इसकी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। और दोस्तों जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर का जो उत्पादन होगा दोस्तों, कृषि का जो उत्पादन होगा वो भी दोस्तों बढ़ेगा। इस प्रकार से वो राज्य दोस्तों मतलब कि दिन प्रतिदिन ग्रो यानी बढ़ता रहता है दोस्तों। इस प्रकार से देखो दोस्तों, ज्योग्राफी कैसे किसी भी लोकेशन में किसी भी राज्य को कितना मतलब कि उसको मदद कर रहा है कि आप ग्रो करिए, हम आपके साथ हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप मतलब कि जैसे देखो हम लोग इंडिया के हैं, हम लोग थोड़ा सा लोअर लेटीट्यूड के मतलब कि भूमध्य रेखा के आसपास हम लोग का लोकेशन स्थित है, इसलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा उतने मतलब कि चमकीले नहीं दिखते हैं, यानी उतना हमारे चेहरे पर ग्लो नहीं होता है जैसे अदर जो हाई लेटीट्यूड के लोग होते हैं, जैसे आपके जापान के, साउथ कोरिया को, यानी वो लोग हाई लेटीट्यूड पे यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की किरणें जो है कि थोड़ा सा तिरछा स्लांट होती है, तिरछा गिरते हैं, तो उतना वो लोग इसलिए वो गोरे होते हैं दोस्तों। इसको हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जब ज्योग्राफी को हम लोग डील करते रहेंगे इसको और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लेकिन इतनी बात याद रखना दोस्तों, किसी भी मतलब कि कोई भी आप कैसा दिख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं दोस्तों, ये आपकी ज्योग्राफी रोल प्ले करती है, यानी आपकी भौगोलिक इकाई, आपकी भौगोलिक स्थिति, आप कहाँ पे हैं और वो आप कहाँ पे हैं, ये आपको कहाँ पे हैं ये डिसाइड करेगा कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपकी बोली क्या होगी, ठीक है, आपका पहनावा क्या होगा, आपका लाइवलीहुड क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें दोस्तों आपकी भौगोलिक इकाई पे निर्भर करता है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, इनके पास जो है कि इधर आसपास देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है कि फॉरेस्ट का रिसोर्स, फॉरेस्ट यानी कैमूर रेंज वाला मिल जाता है, कैमूर रेंज इधर मिल जाएगा, सोन नदी है, इसके आसपास जो है जंगल मिल जाता है दोस्तों। ये जंगल से क्या करते हैं, एलिफेंट जानवर को अच्छे से एक्सपोर्ट कर लेते थे, दूसरी इम्पोर्ट कर लेते, यानी वहां से जानवर को एलिफेंट क्या कि आर्मी में उसको यूज कर लेते थे, आर्मी में। और दूसरी बात दोस्तों, वुड, अब लकड़ी मिल जाएगी तो उनको क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को दोस्तों अच्छे से क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अपने शहरों को, अपने मकानों को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये अपने जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेस इनके अपने राज्य को बढ़ाने में मदद कर रहा था। दूसरी बात दोस्तों, यही आसपास इनको आयरन ओर मिल जाते हैं, यानी आयरन ओर यानी लोहे के अयस्क मिल जाते हैं, जो जब दोस्तों लोहा मिलेगा तो उसको आप अच्छे से मजबूत वेपन यानी हथियार बना पाएंगे, जिससे आप अटैक इन्वेजन में उसको बहुत सहायता मिलेगी दोस्तों। इस कारण जो कि इन सभी कारणों के कारण दोस्तों, अगर ये कारण नहीं होता तो मगध जो कि लगभग 200 सालों तक जो कि पावर में नहीं बना रहता दोस्तों। लगभग 2500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व तक दोस्तों मगध जो है कि पावरफुल बना रहता है दोस्तों। और यही सब कारण है दोस्तों मगध दोस्तों जब तो 20 थी, यानी आज से लगभग 2300 वर्ष पहले यहाँ पे यहाँ पे 4 डायनेस्टी रूल की थी। पहले डायनेस्टी का नाम है दोस्तों बृहद्रथ। कौन सा? बृहद्रथ डायनेस्टी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है हर्यक डायनेस्टी, हर्यक। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है शिशुनाग डायनेस्टी आ जाता है, वंश आ जाता है। उसके बाद नंद वंश आ जाता है। क्या दोस्तों? नंद वंश। इसी नंद वंश के समय जो दोस्तों एक जो कि धनानंद हुआ करता था, इसी के समय दोस्तों अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है। किसका? अलेक्जेंडर का दोस्तों आक्रमण होता है लगभग आज से 326 कह लीजिए, 326 बीसी के आसपास जो है कि अलेक्जेंडर का जो है कि आक्रमण होता है। तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों, जब आक्रमण हुआ था उस समय जो कि ये अलेक्जेंडर जो कि जो आपका भारत है ये ब्यास नदी तक आता है। कहाँ से? ब्यास नदी। ब्यास किसकी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों? ये आपकी सतलज की ट्रिब्यूटरी है। किसकी? सतलज की ट्रिब्यूटरी। तो ये यहाँ तक आता है, यहाँ पे इसके पास पूरा पावरफुल आपका किसके हम धनानंद के पास में रहता है। तो अलेक्जेंडर जो है कि यहाँ से वापस लौट जाता है, या कहा जाता है कि ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि वो इतने पूरे राज्य को जीतता हुआ जब भारत की तरफ आया तो यहाँ की जो आर्मी थी इसके
मगध की जो स्टैंडिंग आर्मी थी, इससे वो भयभीत हो गया और ये यहाँ से ब्यास नदी के उस तरफ से वापस लौट जाता है। दोस्तों अगर किसी के मन में ये कंफ्यूजन होगा हु वाज द अलेक्जेंडर, तो दोस्तों अलेक्जेंडर जो है कि मैसिडोनिया, आज का ग्रीक जो है कि ग्रीक यानी आज ग्रीस का, वहां का जो है कि शासक था, वो पूरी दुनिया को जीतने चला था। उसके पीछे एक कहानी है, मैं इसको कभी डील करूंगा, कभी बताऊंगा। तो पूरी दुनिया को जीतने चला था दोस्तों। तो वो अलेक्जेंडर जो है कि आज से लगभग 2300 यानी कि 2300 वर्ष पूर्व जो है कि धनानंद का यहाँ पे शासक था। बृहद्रथ बृहद्रथ पहले पहले याद रखेंगे, मगध में 4 डायनेस्टी यानी 4 वंशों ने रूल किया था, बृहद्रथ, हर्यक्स, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी। तो किस पे कौन से डायनेस्टी उस समय थे जब अलेक्जेंडर आक्रमण किया था? तो नंद डायनेस्टी। कौन था? नंद का कौन सा रूल था? धनानंद था। और अलेक्जेंडर कहाँ से बिलोंग करता है? मैसिडोनिया। मैसिडोनिया आज का कहाँ है दोस्तों? मैसिडोनिया आज का ग्रीक वाला रीजन यानी ग्रीस वाला रीजन दोस्तों, यहाँ से बिलोंग करता था। तो ये जो है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है कि इस पे अटैक, मतलब कि कहाँ कौन सी नदी तक आता है? ब्यास नदी तक आया था। इसके बाद जो है कि यहाँ से वापस लौट जाता है दोस्तों। इस प्रकार से मगध के दोस्तों हम लोगों ने एक भौगोलिक दृष्टि से देखा और उसकी आर्मी को देखा, उसके पावरफुल को देखा, उसको हम लोग प्रशासन इकाई को देखा, यानी उसके हम लोगों ने इकोनॉमी को भी देखने और समझने का प्रयास किया कि उसकी इकोनॉमी कैसे ग्रो करे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी देखा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अगर मगध के वो लोकेशन ना होता, अच्छा इसके आसपास पहाड़ी भी थी, अगर मैंने कैमूर रेंज बताया ना, कैमूर, अब दोस्तों जब पहाड़ी होगी वो भी तो आपको नेचुरल फ्रंटियर के तरीके काम करेगा, यानी प्राकृतिक बाउंड्री की तरह काम करेगा। इस प्रकार से दोस्तों मगध जो है कि अपने पावर को दिन ब दिन बढ़ाता रहा है और मगध जो है कि एक पावरफुल महाजनपद के रूप में दोस्तों उभरा। अब दोस्तों हम लोग एक और महाजनपद को देख लेते हैं, वज्जी महासंघ है दोस्तों, वज्जी महासंघ है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा कथानक है, समझेंगे कि वज्जी क्या था, उसके बाद उसकी कहानी को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं दोस्तों। आई होप इसमें किसी को अगर कोई समस्या होगी जो हमने बताया, अगर इसमें कोई समस्या को दोस्तों बताने और समझाने, मतलब कि आप कमेंट करिएगा तो मैं इसको अच्छे से डील करूँगा। वैसे मैंने सब कुछ बता ही दिया, उसमें कोई छोड़ा नहीं। तो दोस्तों ये वज्जी जो है कि आठ जो है कि राजाओं का समूह, ऐसे समझिए 8 गणराज्य था दोस्तों, 8 मतलब कि राज्यों का समूह हुआ करता था, यानी एक गणतंत्र था। ये कैसे था? तो रिपब्लिक था। कैसे था दोस्तों? रिपब्लिक महासंघ हुआ करता था। ये 8 राज्यों का महासंघ था, यानी ये छोटे छोटे महासंघ का, यानी इसमें दोस्तों कि छोटे छोटे जो राजा हुआ करते थे, जो छोटे छोटे राजा मिलकर के अपना डिसीजन कलेक्टिवली लिया करते थे, यानी किसी पे अटैक करना तो 8 राजा एक मिलते थे असेंबली में, असेंबली होती थी, यहाँ पे ये लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे। यानी जैसे आज डेमोक्रेटिक होता है ना, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलते हैं, उसके बाद फिर एक प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, या फिर जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये एक असेंबली होते थे जहाँ सारे राजा मिलते थे, उसके बाद वो डिसीजन लेते थे, भाई ये काम इस पे राजा का अटैक करने वाला, तो उसको सारे लोग कलेक्टिवली उसको प्रतिक्रिया करते थे। तो दोस्तों ये वज्जी जो है कि वैशाली के आसपास आपको इसकी जो है कि वैशाली, इसमें सारा कुछ इंक्लूड रहता है दोस्तों। ये सारी बातें हैं। वज्जी एक रिपब्लिक था, 8 राजाओं का समूह था और ये कलेक्टिवली एक असेंबली हुआ करता था, जो सभी राजा जो है कि राजा मिलते थे और उसको डिसीजन लिया करते थे किन पे अटैक करना है कि नहीं करना है। तो ये 8 राज्यों का संघ था। क्या था? संघ था। क्या था दोस्तों? संघ था। आई होप इस बात को आपको समझ आ गया होगा कि वज्जी के बारे में। इसमें इसके बाद आपको कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों एक बात और यार, अगर इस असेंबली में पूछा जाए क्या वोमेन पार्टिसिपेट करती थी? वोमेन तो नहीं करती थी। दास जो वो करते तो वो पार्टिसिपेट करते थे? तो नहीं करते थे दोस्तों। इसमें जो सिर्फ और सिर्फ राजा, यानी जो अपर क्लास के लोग होते थे, वो जैसे ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय, ये लोग पार्टिसिपेट करते थे। दास नहीं करते थे, शूद्र नहीं करते थे, वुमेन नहीं करते थे। और दोस्तों आपके जो कर्मचारी हुआ करते, जो निचले क्लास के लोग हुआ करते थे, वो भी इस असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करते थे दोस्तों। इतनी सी बात दोस्तों याद रखना है दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि इस समय जो है कि आपका जो एक
एक हर्यक वंश का एक शासक था अजातशत्रु। क्या नाम था दोस्तों? अजातशत्रु था। वो जो है कि वज्जी पे अटैक करना यानी आक्रमण करना चाहता था। तो वो आक्रमण करना चाहता। अजातशत्रु के कोर्ट में एक जो है कि आपका कोर्ट पोएट हुआ करता था, यानी एक दरबारी कवि हुआ करता था। उसका नाम था वस्त्रकार। क्या था दोस्तों? अजातशत्रु का अजातशत्रु के दोस्तों एक आपका कोर्ट पोएट हुआ करता था। उसका नाम था वस्त्रकार। क्या था? वस्त्रकार दोस्तों। इस वस्त्रकार को दोस्तों इस वज्जी महासंघ में भेजा गया। वो जो कि वज्जी महासंघ को ये वही ब्रेक किया, यानी आठों राज्यों के बीच में मतलब कि फूटन डाला, जिससे इस वज्जी को जीता जा सके। ये जो है कि अजातशत्रु चाहता था। तो दोस्तों इसकी राय लेने के लिए जो है कि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से जो कि मतलब कि उनसे विचार मांगते हैं, यानी उनकी सलाह मानते हैं। विचार मतलब उनकी सलाह लेना चाहते हैं कि मैं इन पे आक्रमण करना चाहता हूँ, इसको जीतना चाहता हूँ, तो बताइए हम इस पे आक्रमण कैसे करें जिससे हम वज्जी को तख्ते नाबूद कर दे और ये अपने हिस्से में मिला दे और ये हमारा सब ऑर्डिनेट हो जाए। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप वज्जी को अगर जीतना चाहते हैं तो वज्जी की वहां पे उसके सिस्टम को समझना होगा। वो कहते हैं कि अगर वज्जी महासंघ में जो है कि सभी लोग जो है कि अगर असेंबली यानी जो मतलब कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर वज्जी महासंघ के लोग आपस में लगातार यानी एक समय अंतराल के बाद जो है कि असेंबली मिलती होगी तो आप इसमें आक्रमण करेंगे तो आप उतना सक्सेसफुल यानी सफलता नहीं प्राप्त कर। दूसरी बात कहते हैं कि दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, यानी ये अगर ये लोग समय समय पर मिल रहे हैं और समय समय पर डिसीजन लेकर के एक साथ जो है कि उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो भी आपको इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तीसरी बात कहते हैं अगर वो जो है कि दे फॉलो स्टेप, यानी वो अगर मतलब कि कोई टच स्पॉन्टेनियस यानी मतलब कि एक राजा अपने मन से काम कर रहा है, ये भी अपने मन से काम कर रहा है, ये भी अपना काम कर रहा है, मतलब एक स्टेब्लिश एक कानून बना के वो उस कानून को सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो भी आपको आक्रमण करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये बात जो है कि दोस्तों महात्मा बुद्ध बताते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर वहां पे उस महासंघ में अगर बड़ों की इज्जत होती है, बड़ों की बात मानी जाती है, तो भी आपको आक्रमण करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और उस राज्य में दोस्तों वोमेन की क्या स्थिति है, यहाँ पे उसमें महिलाओं की इज्जत होती है कि नहीं होती है, ये भी अगर वहाँ वो चीज होगा। अगर वहां पे इज्जत होगी यानी हम बड़ों की इज्जत होगी और कलेक्टिवली सब लोग मिलते होंगे, उसके बाद उस पर डिसीजन लिया करते हैं, यानी एक स्टेब्लिश शासन काल होगा, उसी शासन को सबके लिए होगा, चाहे वो राजा हो चाहे या फिर आम जनता हो। अगर वो लोग इस सभी नियमों का पालन कर रहे हैं तो दोस्तों आप वज्जी को जीतना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इन सभी जो है कि ये महात्मा बुद्ध जो है कि उनको विचार मतलब कौन अपना सलाह देते हैं, अपना परामर्श देते हैं। लेकिन दोस्तों अजातशत्रु जो इस वस्त्रकार की इस वस्त्र का कोट की वजह से उसको उस वज्जी संघ में भेजता है, उसके बाद वहां फूट डालता है, तो धीरे धीरे उसको वज्जी संघ को ब्रेक करता है। दोस्तों इस प्रकार से मगध जो है कि अपना विस्तार दिन ब दिन करता रहता है। दोस्तों यहीं से ये चैप्टर दोस्तों समाप्त हो जाती है। दोस्तों यहीं से चैप्टर समाप्त हो जाता है। दोस्तों तो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, 5th 1 चैप्टर को बहुत ही सहजता से बहुत ही विनम्रता से इस चैप्टर को डील और समझने का प्रयास किया। दोस्तों आप बताइएगा दोस्तों ये हमारी जर्नी कैसे लग रही है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों कुछ लोग जो है कभी हम क्लास को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप फीडबैक दें, आपको क्लास कैसे लग रही है, हमें नंबर दें, 10 में से मुझे कितने नंबर आप देना चाहेंगे, उस प्रकार से हमें थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनेंगे। अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजन होता है या फिर ज्योग्राफी क्या होता है, फिर म्यूचुअल फंड की जो भी बातें हमारी बातें नहीं समझ आती, उसको आप लिखने कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम उसको एड्रेस करेंगे, तो लगेगा हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपसे हम लोग नेक्स्ट वन वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।